हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल एट इम्प्रूवमेंट जोन। इंडियन पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा से ही विवादित रहा, जिसका नाम है प्रीएम्बल। देखिए, प्रीएम्बल एक प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आप ऐसा समझिए कि इंट्रोडक्शन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर होगा और क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देश के लोगों के लिए। प्रीएम्बल एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम को उठाकर देखिए, आप भारत का कोई भी एग्जाम लीजिए, जहां पर इंडियन पॉलिटी का कंटेंट मेंशन है, वहां पर प्रीएम्बल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी ऐसे एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर इंटरव्यू की प्रोसेस कंडक्ट की जाती है, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी लेक्चरर, जिस तरह हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि पोएम सुनाओ, इसी तरह इंटरव्यूअर भी आपको बोल सकता है कि प्रीएम्बल सुनाइए। तो प्रीएम्बल तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए। तो चलिए प्रीएम्बल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहले ऐसे ही हम एक बार प्रीएम्बल को पढ़ते हैं, इसके बाद समझेंगे कि क्या इसका मतलब है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताया गया है कि किस तरह का नेचर होगा। सॉवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, डेमोक्रेटिक, सेकुलर रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। जस्टिस देंगे कैसा, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। लिबर्टी होगी थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी है स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी मिलेगी इक्वली। फ्रेटर्निटी वर्ड यहाँ पर मेंशन इसलिए किया गया है ब्रदरहुड की सेंस दिखाने के लिए, जो कि एश्योर करता है डिग्निटी इंडिविजुअल की और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को। फिर फाइनली डेट दी गई है अडॉप्शन की 26 नवंबर 1949 को, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। अब इस लाइन का मतलब समझिए, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे कि क्या है। अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रीएम्बल को जब पढ़ना स्टार्ट किया असेंबली में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था महावीर त्यागी। महावीर त्यागी ने अंबेडकर साहब को बीच में ही टोक दिया कि प्लीज डिफाइन द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अंबेडकर साहब ने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि देखिए, हम भारत के लोगों ने मिलकर ही असेंबली को मतलब इनडायरेक्ट इलेक्ट किया था पहले। मतलब 1937 में इलेक्शन हुए थे डायरेक्ट स्टेट के अंदर, उन एमएलएज ने, स्टेट के एमएलएज ने इलेक्ट करके भेजा असेंबली के मेंबर्स को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो अल्टीमेटली वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव थे। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि हम सब भारत के लोगों ने मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, हम अडॉप्ट कर रहे हैं और खुद को ही दे रहे हैं। ये लाइन उठाई थी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका का जो प्रीएम्बल है वो भी इसी लाइन से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अंबेडकर साहब ने इसका स्पष्टीकरण दिया। फिर हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा होगा। सॉवरन, सॉवरन वर्ड आया है सॉवरेनिटी से। देखिए, ये मतलब बेसिकली पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज में। सॉवरेनिटी का मतलब है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का बाहरी प्रेशर नहीं है किसी देश का, कि इंटरनली हमें किस तरह की पॉलिसी देश के लोगों के लिए लेकर आनी है और किस तरह हमें रिलेशन बिल्ड करने हैं किसी और देश के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आज अमेरिका की हेजेमनी है पूरे विश्व में, तो अमेरिका हमें नहीं बताएगा, अमेरिका की दादागिरी हम पर नहीं चलेगी कि तुम्हें रशिया से ऑयल परचेज करना है या चाइना से तुम्हें कैसा ट्रेड करना है। हम इंडिपेंडेंटली खुद अपनी मर्जी से व्यापार करेंगे, किस देश से हमें कैसे रिलेशन रखने हैं, कि किस तरह का रिलेशन हमारी इकोनॉमी को सूट करता है, हम उस तरह इंडिपेंडेंटली अपने आप में सोवरन है। देखिए, सोवरन जो वर्ड है, इंडिविजुअली हम सोवरन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट यदि अपने माँ बाप को बोले कि मैं सोवरन हूं अपने डिसीजन लेने के लिए, तो इंडिविजुअली तो स्टूडेंट सोवरन नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इंडिविजुअली सोवरन प्रेसिडेंट भी नहीं है किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए देश के लिए। प्रेसिडेंट को भी पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रेटर है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट भी इंडिविजुअली मतलब देखा जाए तो सोवरन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी लॉ ने ही ताकत दी है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और कॉन्स्टिट्यूशन भी सोवरन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने ही बनाया है। तो हम सब भारत के लोग कलेक्टिवली सोवरन हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो नेहरू जी से इस वर्ड के लिए क्वेश्चनिंग हुई असेंबली में। हमने उस टाइम पर कॉमनवेल्थ कंट्रीज की मेंबरशिप ली थी। कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मतलब था जहां जहां पर जिस जिस देश में ब्रिटिशर्स ने रूल किया धन लूटने के उद्देश्य से, उन कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो हमने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज की मेंबरशिप ली। टोटल 56 कंट्रीज हैं।
नेहरू जी ने स्पष्टीकरण दिया कि हमने हमारी मर्जी से मेंबरशिप ली है क्योंकि हमारी स्थिति अभी अच्छी नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली किसी देश के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकें। तो हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके तहत, क्योंकि हमारी पहचान थी ब्रिटिश इंडिया से ही व्यापार चल रहा था पूरे विश्व में, तो हमें अभी टाइम चाहिए, इसलिए हम जब चाहें कॉमनवेल्थ कंट्रीज की मेंबरशिप को छोड़ सकते हैं। और एक्सटर्नली हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना ही ब्रिटेन की महारानी का और ना ही ब्रिटेन के पार्लियामेंट का, कि हमें किस तरह का डिसीजन लेना है हमारे रिगार्डिंग। तो ये मतलब है सोवरेनिटी का। फिर नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड आया है सोशलिज्म से। सोशलिज्म का मतलब है समाजवाद। एक वर्ड है सोशलिज्म, एक वर्ड है कैपिटलिज्म। ये भी थ्योरी है। देखिए इसका मतलब ये है, कैपिटलिज्म का मतलब है पूंजीवाद। अमेरिका कैपिटलिज्म की थ्योरी को फॉलो करता है। कैपिटलिज्म का मतलब है कि स्टेट की किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होगी मार्केट में। स्टेट मतलब सरकार, मतलब राज्य। मार्केट मतलब जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है वो मार्केट, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, इसके अलावा पूरा बाजार है, शॉप्स हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, सभी क्या है, मार्केट है। अब अमेरिका को कोई मतलब नहीं है कोई व्यक्ति अपने इंस्टीट्यूट में कितनी फीस ले रहा है। अमेरिका को मतलब है टैक्स से। अमेरिका को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वहां पर कोई एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता, उनकी फीस कितनी है, फीस को कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है। अमेरिका को लेना देना है टैक्स से। टैक्स लेगा और स्टेट इस टैक्स के तहत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी लोगों को। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 गायें हैं, ठीक है, मेरी 20 गायें दूध देती हैं 100 लीटर। अब मुझे 100 लीटर दूध बेचना है 70 रुपए लीटर। अमेरिका के अंदर स्टेट को कोई लेना देना नहीं है इससे कि मैं 70 रुपए लीटर दूध बेचूं या 80 रुपए। उनको मतलब है टैक्स से, कि मैंने उनको टैक्स दिया। ज्यादा से ज्यादा स्टेट मुझे बोल देगा कि मैं दूध के अंदर कुछ ऐसी चीज ना मिला दूं जो दूसरों के लिए हानिकारक हो। बस ये कहती है कैपिटलिज्म की थ्योरी, यानी कि कंप्लीटली स्टेट मार्केट से बाहर है कैपिटलिज्म की थ्योरी में। सोशलिज्म के अंदर ऐसा नहीं है। सोशलिज्म का मतलब है इगैलिटेरियन सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब कि स्टेट की वेलफेयर के लिए काम करना, यानी कि इक्वली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सभी में, कोई लेने लायक है या नहीं। अब एक देश के अंदर सभी तरह के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बेसिक नीड भी अपनी फुलफिल नहीं कर पाते। अब किसी को जरूरत है दूध की, मेरे पास 100 लीटर दूध है। देखिए दो तरह का सोशलिज्म है, एक है स्टेट लेड सोशलिज्म, एक है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसको बेसिकली बोला जाता है नेहरूवियन सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसके अलावा और भी हैं, जैसे मार्क्सिज्म सोशलिज्म हो गया, गांधीयन सोशलिज्म हो गया। सोशलिज्म के लिए एक कहावत है, सोशलिज्म इज लाइक अ हैट, हु वियर इट एडजस्ट इट, यानी कि जो इसे पहनेगा एडजस्ट कर लेगा। सभी देशों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दे रखी है सोशलिज्म की, लेकिन बेसिक डेफिनेशन यही है कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। तो स्टेट लेड सोशलिज्म के अंदर क्या होगा कि अब 100 लीटर दूध है मेरे पास, मैंने 70 रुपए लीटर दूध बेच दिया, 70 लीटर बच गया 30 लीटर दूध। अब जो लोग दूध बाय नहीं कर सकते तो सरकार बोलेगी कि तुम हमें 10 रुपए लीटर दूध दो, हम इनको देंगे, यानी कि मुझे नुकसान हो गया दूध का, मैंने उनको 70 रुपए लीटर बेचा तो मुझे दूध सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कंप्लीटली मार्केट को कैप्चर कर लेती है स्टेट लेड सोशलिज्म में। इस तरह सरकार नहीं देखेगी कि किसी बिजनेसमैन का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। सरकार को मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए रिसोर्सेज को। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज को यहां भी किया जाता है, लेकिन यहां अप्रोच ये होगी, अब 100 लीटर दूध है, सरकार बोलेगी जैसे 30 लीटर दूध बच गया, मैंने बेच दिया 70 रुपए लीटर, सरकार बोलेगी कि 30 लीटर जो दूध बचा है वो किसी और को मत बेचिए, कृपया हमें दे दीजिए, हम आपसे 70 रुपए लीटर ही दूध खरीदेंगे, लेकिन हमें दीजिए। 70 रुपए लीटर दूध खरीदने के बाद सरकार देगी उन लोगों को जो बाय नहीं कर सकते 70 रुपए लीटर। सरकार उनको 10 रुपए लीटर बेचे, 20 रुपए लीटर बेचे या फिर फ्री, वो सरकार की अपनी इच्छा है। इस तरह के सोशलिज्म को बोला जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फिर नेहरूवियन सोशलिज्म। इस तरह का सोशलिज्म हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। ये वर्ड सोशलिस्ट यहीं से आया है। सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। एक्चुअली सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने के पीछे एक मोटिव ये भी था, उस टाइम पर यूएसएसआर जो कि आज का रशिया है, उससे हमारे रिलेशन काफी अच्छे हो चुके थे, तो हमने वर्ल्ड वाइड इस बात को शो किया था
कि हमारे यूएसएसआर के साथ अच्छे रिलेशन है। यूएसएसआर पहले कम्युनिस्ट कंट्री था, मतलब कम्युनिस्ट, देखिए एक वर्ड है कम्युनिज्म, कम्युनिज्म। यहां पर सरकार क्या करेगी, यहां पर सरकार कंप्लीटली प्राइवेट ओनरशिप को अबॉलिश कर देती है। प्राइवेट ओनरशिप मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 100 एकड़ प्रॉपर्टी है, अगर, वैसे है नहीं, 100 एकड़ अगर प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो सरकार क्या करेगी, अब मेरी गली में 10 घर हैं टोटल, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो सरकार क्या करेगी कि उन 10 घरों में प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देगी, या सरकार खुद कैप्चर कर लेगी प्रॉपर्टी को, कि जो भी इससे प्रोडक्शन होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन 10 घरों में। इसको कहा जाता है कम्युनिज्म। पहले मतलब प्रॉपर तरीके से कम्युनिस्ट कंट्री था रशिया, फिर धीरे धीरे सोशलिस्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। अब जैसे चाइना प्रॉपर कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना का नाम है कम्युनिस्ट चाइना। चाइना की एक कंपनी है अलीबाबा, पहले काफी पीक पे थी, तो चाइना ने क्या किया, प्राइवेट ओनरशिप को कभी भी चाइना की सरकार खत्म कर सकती है, चाइना की सरकार ताकतवर है, तो देखिए रातों रात अलीबाबा को भी गायब कर दिया चाइना की सरकार ने। तो इस तरह कहा जाता है कम्युनिज्म। तो हमारे यहाँ पर वर्ड डाला गया सोशलिस्ट। फिर वर्ड है डेमोक्रेटिक। देखो डेमोक्रेटिक वर्ड आया है डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेटिक वर्ड आया है डेमोक्रेसी से। एक है मोनार्की यानी कि राजतंत्र, एक है डेमोक्रेसी। राजतंत्र का मतलब है जहां पर किंग, क्वीन या फिर डिक्टेटरशिप में भी कन्वर्ट हो जाती है मोनार्की, जहां पर हायरार्कियल पोस्ट है, मतलब वंशानुगत, किसी के परिवार से कोई राजा है, आगे उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, इस तरह की सरकार को कहा जाता है मोनार्की। डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी की एक बेसिक डेफिनेशन दी थी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लोगों के द्वारा शासन, लोगों का शासन और लोगों के लिए शासन। उस डेफिनेशन से एक डेफिनेशन आई कि जहां पर रूलर्स इलेक्ट किए जा रहे हो बाय द पीपल, यानी कि जनता उनको इलेक्ट कर रही हो रूलर्स को, वहां पर कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी है कंप्लीटली। डेमोक्रेसी भी दो तरह से है, देखिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन कर रही है जनता। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जब जैसे कोई भी पॉलिसी लेकर आनी है पार्लियामेंट को हमारे लिए, तो हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी है कि पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब पर्सन टू पर्सन पूछा जाए कि क्या पॉलिसी सही है, क्या पॉलिसी सही है। फॉर एग्जांपल कृषि कानून, जिस तरह कृषि कानून आए थे, जैसे एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर मतलब एक स्मॉल पॉपुलेटेड कंट्री है, वहां पर पॉसिबल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज हैं सरकार लेकर आती है, वो सरकार क्या करेगी, लोगों से रेफरेंडम मतलब कंडक्ट करेगी देश के अंदर, लोग उसको वोट डालेंगे, यानी कि वहां पर लोग भी लिटरेट हैं। मतलब ऑनलाइन क्या होगा कि वोटिंग आईडी से लोग वोट डालेंगे कि ये पॉलिसी सही है नहीं है, यस नो पे बात होगी, यदि नो होगा तो वो पॉलिसी नहीं आएगी, यदि यस होगा तो पॉलिसी आएगी। इसी तरह इनडायरेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा, पॉलिसी हम ही लेकर आ रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली हमने पार्लियामेंट में मेंबर्स को चुनकर भेजा, जो एमपी के इलेक्शन होते हैं वोट डालते हैं, इसी तरह स्टेट असेंबलीज में हम एमएलए को भेजते हैं, पॉलिसी वो लेकर आते हैं हमारे बिहाफ पे। इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्टली हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरह की डेमोक्रेसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट। फिर यहाँ पर भी आगे काफी मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, एक पूरा टॉपिक है 2-3 घंटे का, इसमें हम डीपली नहीं जाएंगे। तो बस डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब यह है कि जहां पर रूलर्स को इलेक्ट किया गया है लोगों के द्वारा। तो डेमोक्रेटिक वर्ड यहीं से आया। फिर एक वर्ड है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक से पहले भी एक वर्ड को समझिए, डोमिनियन। देखो एक वर्ड है डोमिनियन, डोमिनियन, एक है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, गणराज्य। अब 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिलती है। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली।
लेकिन उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट थे। डोमिनियन स्टेट का मतलब जो स्टेट का हेड है, एक हेड होता है गवर्नमेंट का, मतलब जैसे गवर्नमेंट का हेड है प्राइम मिनिस्टर, स्टेट का हेड है प्रेसिडेंट, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्री वर्क हैं वो होंगे प्रेसिडेंट के नाम से, इंटरनेशनल लेवल पर भी और इंटरनली भी। तो प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, यानी कि प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करते हैं खुद। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है जिस तरह है, फॉर एग्जांपल 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी, अब टोटल मेंबर है, यानी कि जो असेंबली के मेंबर हैं वो इलेक्ट करेंगे कैसे, वोटिंग होगी। फॉर एग्जांपल 90 मेंबर हैं टोटल असेंबली के, ठीक है। अब मैं वोट करूंगा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है ए को मैं दूंगा फर्स्ट प्रेफरेंस, बी को दूंगा सेकंड, और डी को दूंगा फोर्थ प्रेफरेंस, सी को दूंगा थर्ड प्रेफरेंस। अब जिसके पास फर्स्ट प्रेफरेंस ज्यादा है, यानी कि ज्यादातर लोगों ने जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट प्रेफरेंस जिसके पास ज्यादा आई, ऐसा नहीं है कि एकदम से उसको विजेता मान लिया जाएगा। जिसके पास लास्ट प्रेफरेंस है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा पहले, ठीक है, फर्स्ट फेज में। बच गए 3 लोग, फिर से यही होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस किसके पास है, अब जिसके पास फिर से लास्ट प्रेफरेंस आएगी फिर वही एलिमिनेट हो जाएगा, फिर बचेंगे 2, इन दोनों में से जो मतलब विजेता होगा वही माना जाएगा प्रेसिडेंट। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है जनता, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, उसको बोला जाता है रिपब्लिक। हम रिपब्लिक हुए थे 26 ऑफ जैन को 1950 में। 24 ऑफ जैन 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ओथ ली थी, मतलब ओथ ली थी 26 ऑफ जैन को, उनको इलेक्ट किया गया था 24 जनवरी को। उस टाइम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे देश के, यानी कि उस टाइम हम रिपब्लिक हुए। इससे पहले हम थे डोमिनियन। डोमिनियन मतलब जहां पर हायरार्कियल पोस्ट हो स्टेट के हेड की, जैसे उस टाइम पर उस स्टेट के हेड को गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पर बनाए गए थे, वो इलेक्टेड नहीं थे, वो बेसिकली ब्रिटिश क्राउन की तरफ से अपॉइंट किए गए थे, तो इसीलिए उसको कहा जाता है डोमिनियन स्टेट। ये डिफरेंस है डोमिनियन का और रिपब्लिक का। तो हम रिपब्लिक हैं जो कि 26 ऑफ जैन को हुए थे। इसके अलावा एक वर्ड रहेगा इसमें सेकुलर। सेकुलर वर्ड का मतलब ये है कि स्टेट का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है, मतलब स्टेट किसी ऐसा नहीं मतलब है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। देखिए 2 तरह का सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म एक है इंडियन सेकुलरिज्म, एक है वेस्टर्न सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म के अंदर क्या होगा कि वहां पर फॉलो किया जाता है कंप्लीट सेपरेशन का रूल, ठीक है, मतलब स्टेट से कंप्लीट सेपरेशन होगी किसकी, रिलीजन की, यानी कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजन में। अब आपका कोई भी धर्म हो सकता है, पब्लिकली आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, आप मतलब अपने घर में किसी भी तरह से प्रैक्टिस कीजिए अपने धर्म को, ये फॉलो किया जाता है कंसेप्ट वेस्टर्न के अंदर। अब जिस तरह काफी सारे जैसे मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे महाकुंभ भारत के अंदर, जैसे इंडियन सेकुलरिज्म बोलता है इक्वल डिस्टेंस। इंडियन सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है इक्वल डिस्टेंस होगी सभी धर्मों से। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि स्टेट धर्म से सेपरेट नहीं है, इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि कोई अगर किसी धर्म में बुराई है, जैसे 3 तलाक इस्लाम धर्म में, सती प्रथा, इनको अबॉलिश किया, तो स्टेट धर्म की बुराई को अबॉलिश करेगा। अगर धर्म की अच्छाई है कोई उसको लेकर भी आएगा बड़े पर्दे पर, जैसे काफी सारे मेले भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, जैसे महाकुंभ वहां पर स्टेट ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं है, स्पेशली यूएसए का सेक्युलरिज्म देखा जाता है। यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑर्गेनाइज करेगा किसी भी तरह से रिलीजियस मैटर को, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट कर सकता है। जैसे पंचकुला के अंदर मनसा देवी मंदिर है, उसका एक अलग से ट्रस्ट बना हुआ है मनसा देवी ट्रस्ट। तो मनसा देवी जो ट्रस्ट है उसको मतलब कंडक्ट करती है गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ही उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेगी। इसी तरह पंचकुला में मनसा देवी मंदिर के पास एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, उसका भी एक ट्रस्ट है, उसको भी कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट हमारे देश में इंटरफेयर कर सकती है धर्म के अंदर, लेकिन पॉजिटिव इंटरफेयर कर सकती है। इसलिए एक कंसेप्ट है जिसको कहा जाता है बोनाफाइड इंटेंशन से। बोनाफाइड इंटेंशन से
सरकार इंटरफेयर कर सकती है धर्म के अंदर, यानी कि अच्छी नीयत से, अच्छी नीयत से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिवाली में पटाखे जो आप चलाते हैं, देखिए पटाखे काफी ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो सरकार बैन लगा सकती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा त्योहार है पटाखे नहीं जलाएंगे। सरकार बैन लगा सकती है पटाखों पर, क्योंकि इससे पोल्यूशन हो रहा है देश के अंदर, जो कि हार्मफुल हो सकता है हेल्थ के लिए। तो ये एक तरह से बोनाफाइड इंटेंशन हो गया सरकार का। यही है सेकुलर जो वर्ड ऐड किया गया था इसके अंदर। इससे पहले भी हम सेकुलर थे, लेकिन स्पेशली फिर इसे प्रेम्बल में डाल दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर था यहाँ तक। इसके बाद आता है जी कि कैसे मतलब ऑब्जेक्टिव हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं हमारे देश के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के। जस्टिस देंगे कैसे? सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। सोशली मतलब आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता जाति के आधार पर, आपकी स्किन का कलर कैसा है, आप मतलब आपका जेंडर क्या है, लड़का है लड़की है, इसके अलावा आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। सोशली धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी तरह से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता समाज के अंदर, यानी कि आपको जस्टिस दिया जाएगा। फिर इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मतलब आपकी स्थिति आज वीक है या आप अमीर हैं गरीब हैं मैटर नहीं करता, आप भी किसी भी तरह के बिजनेस में इंडल्ज हो सकते हैं, पैसा कमाने का भी आपके पास पूरा पूरा राइट है, कोई इससे आपको वंचित नहीं रख सकता इस देश के अंदर। फिर एक वर्ड है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जस्टिस देंगे कैसे? वोटिंग राइट है हमारे पास, हम इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट में जा सकते हैं इलेक्शन लड़के, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, आप कुछ भी कीजिए राजनीतिक क्षेत्र में। ये है पॉलिटिकल जस्टिस। फिर लिबर्टी दी गई है थॉट की, यानी कि आप कुछ भी सोचिए, आपको लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते रहिए अपनी तरफ से। लिबर्टी दी गई है विद इन लॉज, मतलब लॉज के दायरे में रहते हुए, यानी कि मतलब ये है कि यदि लॉ के साथ लिबर्टी को आप फॉलो करते हैं, देन कानूनी जो व्यवस्था है वो अच्छी बनी रहेगी देश के अंदर। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी गाली देंगे या लड़कियां जा रही हैं आप लड़कियों से छेड़छाड़ करेंगे। लिबर्टी है लॉज के साथ। लिबर्टी का मतलब आपको थॉट की लिबर्टी है, कुछ भी आप सोचिए, अपने मन से कुछ भी सोच सकते हैं, आपको कुछ भी एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है। एक्सप्रेस आप ओरली कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में कर सकते हैं, सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सप्रेस मतलब कि किसी को कुछ भी गाली दे सकते हैं। यदि स्टेट चाहे तो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और आपको किसी केस में फंसा भी दे सकता है। इसके रिगार्डिंग भी प्रोविजन दिए गए हैं आईपीसी, जो कि अभी चेंज हो गया है बीएनएस में, उसके अंदर। फिर है बिलीफ। बिलीफ मतलब आप किस धर्म के अंदर मतलब आपका क्या विश्वास है, या आपका पर्सनल मैटर है, आपको स्टेट फोर्स नहीं करेगा कि आप इस धर्म को फॉलो कीजिए। फेथ। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं राम को मानता हूं लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन करता हूं, तो इसका मतलब है कि सबकी मतलब सब इंडिपेंडेंट है। अब मैं मूर्ति पूजा को मानता हूं, कोई दूसरा मेरा दोस्त नहीं मानता, तो वो मुझे फोर्सफुली नहीं बोल सकता कि मैं मूर्ति पूजा का बहिष्कार करूं। कुछ लोग हमारे मतलब हिंदू धर्म में भी जैसे काफी संस्थाएं हैं, वो बोलती हैं कि गीता का हवाला देते हुए कि मतलब मूर्ति पूजा को हम नहीं मानते। गीता में वैसे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि मूर्ति पूजा को मतलब नहीं माना जा सकता, बल्कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया उस टाइम भी मूर्ति पूजा को माना जाता था। इवन अर्जुन भी महादेव का भक्त था और मूर्ति पूजा करता था अर्जुन भी। तो मतलब सबने अपनी अपनी एक श्लोकों की डेफिनेशन बना रखी है कि कुछ लोग मानते हैं कि मूर्ति पूजा का मतलब खंडन किया गया था। तो देखिए वो आपका मतलब यही बात कहता है संविधान, कि आप इंडिपेंडेंटली किसी भी तरह से आपका जो फेथ है आप वैसे रह सकते हैं, चाहे आप किसी के आइडियल को मानिए ना मानिए, चाहे आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी मानिए, आप शेक्सपियर को मानिए, आप अपने धर्म से जुड़े हुए शास्त्रों को मानिए ना मानिए, आपकी अपनी इच्छा है। इसके अलावा आप वर्शिप कर सकते हैं, किसी भी तरह से अपने धर्म को प्रैक्टिस कीजिए। इक्वालिटी है स्टेटस की, मतलब सभी इक्वल हैं, देश का प्रधानमंत्री या फिर कोई रिक्शे वाला इक्वल है। हाँ, प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए मतलब एक रिस्पेक्ट है, जो प्रोविजन दिए गए हैं स्पेशली एमपी को और एमएलए को, वो उनकी पोस्ट के लिए है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। इसी तरह
अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मतलब पुलिस की भर्तियां आती हैं तो वहां पर क्या होता है कि जैसे मतलब दौड़ रखी जाती है मेल के लिए 1600 मीटर, ठीक है, मेल के लिए है 1600 मीटर, फीमेल के लिए है 800 मीटर। तो यहाँ पे फीमेल को रिलैक्सेशन दी गई है, मतलब अब आप सोचोगे कि अनइक्वली ट्रीट किया गया है मेल को। देखिए ऐसा नहीं है, नेचर की तरफ से जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है फीमेल का उसको आधार मानते हुए यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जो होनी भी चाहिए। अब एज कंपेयर टू मेल, फीमेल की जो मतलब मसल पावर है वो इतनी नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर उनको रिलैक्सेशन दी जाती है। इसलिए यहाँ पर 1600 मीटर दौड़ रखी गई और यहाँ पर 800 मीटर। तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया स्टेट की तरफ से, यानी कि यहाँ हो सकता है अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की घर की स्थिति अच्छी है, कोई इस लेवल पर है, ठीक है, उसने पढ़ाई की, उसकी स्कूलिंग अच्छी हुई, अब वो कंपटीशन लड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। किसी की स्थिति है यहाँ, यानी कि उसके पास पढ़ाई के रिसोर्सेज भी नहीं है, किसी बच्चे को उसके घर वाले पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो स्टेट क्या करेगी, इस अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के स्टूडेंट को अपलिफ्ट करेगी, यहाँ लेकर आएगी। कैसे? स्कॉलरशिप देगी इसको, मतलब रिजर्वेशन के थ्रू। अब जब ये यहाँ आएगा, यहाँ आकर कंपटीशन लड़ेगा, यानी कि एक लेवल हो गया सबका। अब ये भी यहाँ आ गया और आप भी यहाँ है, तो यहाँ से कंपटीशन लड़ने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। हालांकि कंपटीशन में भी रिजर्वेशन का कंसेप्ट है जिस पर हमेशा से ही विवाद होता रहता है हमारे देश के अंदर। तो इक्वालिटी है स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी दी गई है। इसके अलावा फ्रेटर्निटी श्योर करती है इंडिविजुअल की डिग्निटी को। इसके अलावा देश की यूनिटी को और इंटीग्रिटी को भी मतलब प्रोटेक्ट रखने का काम करती है। फ्रेटर्निटी वर्ड यहाँ पर जो डाला गया है, यहाँ पर ब्रदरहुड की मतलब एक सेंस देखने को मिलती है कि हम सभी एक देश के अंदर रह रहे हैं, तो हम सब के अंदर एक एकता और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। फिर लास्ट में अडॉप्शन की डेट दी गई है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट मतलब हमने अपना लिया था और खुद को ही दे दिया, गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। एक वर्ड है अडॉप्ट, यानी कि अपनाया। अडॉप्ट किया था 26 नवंबर को 1949 में। एक वर्ड आता है यानी कि इन्फोर्समेंट, कि कब इन्फोर्समेंट हुई, 26 जनवरी 1950 को इस दिन इन्फोर्समेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके पीछे रीजन ये था कि काफी सारी ऐसी संस्थाएं थी जिस उस टाइम पर नीड थी, एकदम से इलेक्शन कंडक्ट करवाने थे, तो इलेक्शन कमीशन की भी नीड थी। इसके अलावा कुछ और संस्थाएं थी जैसे कैग, तो उनको भी गठित करना था। तो सरकार की मंशा थी कि कुछ हमें टाइम मिलेगा जिसके तहत काम चलेगा। इसके अलावा ये डेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि नेहरू जी पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी, नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को, तो उसके लिए भी ये डेट इम्पोर्टेंट थी काफी। तो अब इसके लिए काफी मतलब विवाद भी हुए प्रियम्बल के लिए कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अगर पार्ट है तो क्या इसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं। देखिए पहला केस आया 1960 में केस आया था जिसका नाम था री बेरुबारी केस। री बेरुबारी केस, जहां पर री वर्ड लिखा मिले इसका मतलब है, देखिए प्रेसिडेंट के पास एक पावर है आर्टिकल 43 के तहत, 143 के तहत, कि प्रेसिडेंट किसी भी मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन से एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है जब उसको नीड है। ज्यादातर ऐसे मतलब 10-12 केस ही हैं भारत के अंदर जहां पर प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली है। तो एक केस था बेरुबारी केस। यहाँ पर मतलब काफी सारे मतलब और भी जैसे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट था, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठे थे। प्रेसिडेंट जब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है उसको बोला जाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया जाता है री। इस केस में प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली, मतलब उस टाइम पर बात ये थी कि मतलब सवाल उठा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, अगर है तो इसको अमेंड किया जा सकता है। देखिए आर्टिकल 368 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड किया जा सकता है तो प्रियम्बल भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर है तो इसको भी अमेंड किया जा सकता है। इसको उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में बेरुबारी केस के अंदर।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया, जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट देती है तो उस टाइम पर क्या होगा कि एक जज सुप्रीम कोर्ट का कभी कोई डिसीजन नहीं लेता किसी भी मैटर में, या तो जजों की संख्या 2 होगी या फिर 3, इसके अलावा ओड मतलब नंबर्स हो सकते हैं 3, 5, 7, इसी तरह चलती रहेगी संख्या। री बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी, देखिए नेहरू जी फुल पावर में थे, फुल मेजोरिटी में उनकी सरकार बनी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट को भी पता था कि यदि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट घोषित किया गया तो सिंपल सा फंडा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये सभी बातें जो हमने अभी पढ़ी हैं यहाँ पर। तो उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी मंशा सही थी, लेकिन फिर हुआ ये कि इस केस को दोबारा लाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 जजों ने डिसीजन लिया कि इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रीएम्बल, तो इसको फिर से चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इस बार जो संख्या होगी जजों की वो होगी 7, यानी कि 7 जजों की बेंच होगी, वो डिसीजन लेगी इसके रिगार्डिंग। 5 से कम नहीं हो सकती, 5 भी नहीं हो सकती, इससे ज्यादा हो सकती है। फिर एक केस आया 1967 में, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कहा गया कि इस केस में भी साफ साफ बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रीएम्बल। इस केस में थे टोटल 7 जज थे जिनकी तरफ से डिसीजन लिया गया था। फिर इसके बाद केस आया था एक केशवनंदा भारती केस, जो कि भारत के इतिहास का अब तक मतलब सबसे बड़ी जजों की बेंच लगी है जिस केस में, 1973 में आया था केशवनंदा भारती केस। केशवनंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला। केशवनंदा एक महंत थे जो एक मठ के चीफ थे, जो कि लैंड की ओनरशिप करते थे वहां। तो केरला गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेकर आई, केरला गवर्नमेंट को वो एक्ट दे रहा था लैंड की ओनरशिप एक्वायर करने के लिए, यानी कि केरला गवर्नमेंट उस एक्ट के तहत लैंड एक्वायर कर सकती थी केशवनंदा भारती की। तो केशवनंदा भारती चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। उस टाइम पर फिर से यही मुद्दा उठा, उस टाइम पर 13 जजों की बेंच लगी सुप्रीम कोर्ट में, टोटल 13 जज थे, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट की। 7:6 से डिसीजन आया। फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये जो वर्डिंग है बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, इसके अलावा जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, इनको अमेंड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट की गई थी बात। इसके अलावा कुछ और ऐसी मतलब स्टेटमेंट थी जो प्रीएम्बल के रिगार्डिंग आई, जैसे वो भी पेपर के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। जैसे कि एक स्टेटमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशन इज की ऑफ माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, ये स्टेटमेंट दी थी बाय गजेंद्र गढ़कर। गजेंद्र गढ़कर एक सुप्रीम मतलब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के नेहरू जी के टाइम पर। एक स्टेटमेंट था, प्रीएम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ, प्रीएम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जन्म कुंडली, संविधान की जन्म कुंडली है प्रस्तावना। ये बात बोली थी एक व्यक्ति थे के मुंशी। फिर एक स्टेटमेंट आया था, प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ, प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का परिचय पत्र।
संविधान का परिचय पत्र। ये बात बोली थी नाना पलकीवाला ने। ये मतलब एमिनेंट जूरिस्ट थे। तो ये था प्रीएम्बल का टॉपिक। आप इसको देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे ये मतलब आपको मिल जाएगा गूगल पे भी। इसके अलावा जो आपके पास वैसे जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके भी फर्स्ट पेज पे प्रीएम्बल होता है, आप चेक कर सकते हैं।